अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है नर्व इम्पल्स। हम इस टॉपिक में बहुत अहम कंसेप्ट पढ़ेंगे। नर्व इम्पल्स क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है और इसके फैक्टर्स कौन से हैं, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल क्या है और इसके फैक्टर्स क्या हैं। लास्ट पे हम कुछ और चीज़ें जैसे साल्टेटरी इम्पल्स क्या होती है, स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स क्या होती है और ये चीज़ें डायाग्राम के साथ इन डिटेल कंसेप्ट्स को देखेंगे। नर्व इम्पल्स, द वर्ड इम्पल्स मीन सडन मैसेज और क्विक मैसेज। नर्व इम्पल्स, द सडन मैसेज और द क्विक मैसेज विच ट्रांसमिट्स अलोंग द लेंथ ऑफ ए न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ कॉल्ड नर्व इम्पल्स। हम नर्व इम्पल्स को कैसे समझ सकते हैं? मिसाल के तौर पे हम किसी चीज़ को देखते हैं, लाइट उस चीज़ से टकराने के बाद हमारी आंखों में आती है, आंखों से ब्रेन तक एक मैसेज जाता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल मुंतकिल होता है जिसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। इसी तरीके से जब हमारे कानों में कोई आवाज़ पड़ती है तो वो आवाज़ जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल एक नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट होती है और ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन से जो इफ़ेक्टर्स तक मोटर न्यूरॉन्स के रास्ते जो एक्टिविटीज़ या रिस्पॉन्सेज आते हैं वो भी एक नर्व इम्पल्स की शक्ल में आते हैं। बेसिकली नर्व इम्पल्स क्या है? नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की ये एक वेव है विच ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन की लेंथ के साथ साथ ट्रेवल होती है, मूव करती है, मुंतकिल होती है, ट्रांसमिट होती है, विच ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ आइंस। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक केमिकल रिएक्शंस और दूसरे मूवमेंट ऑफ आइंस अक्रॉस द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन सेल, जिसको आप न्यूरोलीमा भी कह सकते हैं। जैसे हमने मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहा था, तो नर्व सेल की मेम्ब्रेन को हम न्यूरोलीमा कहेंगे। तो न्यूरोलीमा के अगेंस्ट यानी अक्रॉस जो है, आर पार जो है वो आइंस की मूवमेंट होती है और केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये एक वेव की शक्ल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुंतकिल होते हैं, जैसे हमारी आइज से ब्रेन तक, हमारे एयर से ब्रेन तक, हमारे टच रिसेप्टर से हमारे ब्रेन तक, पेन रिसेप्टर से ब्रेन तक, इनको एक नर्व इम्पल्स की शक्ल में मुंतकिल किया जाता है। सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो जो भी स्टिमुलस है जो हमारे बॉडी, हमारे रिसेप्टर रिसीव करते हैं, उसको ब्रेन तक मुंतकिल किया जाता है एक नर्व इम्पल्स की शक्ल में। तो स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ और चीज़ें यहाँ पे, पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है? कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। एक बैरियर होता है, एक बैरियर के आर पार आइंस को सेपरेट रखा जाए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जमा हो जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क कैपेसिटी जमा हो जाती है जिसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं, राइट। जो इस हमारे मामले में आइंस हैं वो सोडियम पोटाशियम आइंस हैं, क्लोराइड आइंस हैं, ऑर्गेनिक आइंस हैं, और जो बैरियर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन जिसको न्यूरोलीमा कहते हैं वो है। सो स्टूडेंट्स, मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम दो तरह के पढ़ेंगे। एक वो पोटेंशियल जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही, जब रेस्टिंग में है न्यूरॉन तो उसको कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये जो न्यूरोलीमा है उसके आउटसाइड पे ज़्यादा पॉजिटिव होगा और इनसाइड ज़्यादा नेगेटिव होगा, इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके फैक्टर्स आगे चल के देखते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर पार, अक्रॉस न्यूरोलीमा when neuron is not conducting a nerve impulse is called resting membrane potential। स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू होती है -70 मिलीवोल्ट या -0.07 वोल्ट। मिली का मतलब हज़ारवां। ये मेजर कैसे करते हैं? ये एक न्यूरॉन है, ये उसकी सेल बॉडी है, ये उसके डेंड्राइट्स हैं, एक्सान है, ये नर्व इम्पल्स मुंतकिल नहीं कर रहा, तो हमने एक वोल्ट मीटर यूज़ किया है। ये एक माइक्रो इलेक्ट्रोड, ये भी एक माइक्रो इलेक्ट्रोड। हमें पता है कि वोल्ट मीटर के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एक एनोड। एक जो माइक्रो इलेक्ट्रोड है वो इंट्रासेलुलर कहलाएगा। दिस इज़ द इंट्रासेलुलर माइक्रो इलेक्ट्रोड। इसको हमने सेल के अंदर पेनिट्रेट किया है। और दूसरा जो है उसको रेफरेंस माइक्रो इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसको बॉडी की किसी और जगह पे रखा जाता है, जैसे ईसीजी की जाती है, एक हार्ट के करीब और एक हार्ट से अवे। ये रेफरेंस माइक्रो इलेक्ट्रोड है, इसको और जगह पे लगाया जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस नोट किया जाएगा। अब हमें मालूम है
कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो न्यूरॉन अंदर से ज़्यादा नेगेटिव है और बाहर से पॉजिटिव, तो ज़ाहिर है ये रेफरेंस माइक्रो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, और अंदर कितना होगा नेगेटिव, तो हमें वैल्यू दी जाएगी -70 मिली वोल्ट, यानी अंदर वाले साइड पे ज़्यादा नेगेटिव है। अब हम जब शो करते हैं तो हम साइजेज़ ऑफ आइंस, मिसाल के तौर पे ये जो हमारे पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सोडियम आइंस बाहर ज़्यादा है तो सोडियम का साइज़ बड़ा, अंदर सोडियम कम है तो छोटा, पोटाशियम अंदर ज़्यादा है तो पोटाशियम आयन का साइज़ बड़ा और बाहर वाले का छोटा। जब हम डायग्राम ड्रा करेंगे तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। बेसिकली दो तरह के प्रोसेसेस हैं। जो न्यूरोलीमा है, जो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है, इसमें दो तरह की मूवमेंट ऑफ आइंस होती है। एक जो पैसिव मूवमेंट है, दूसरी जो एक्टिव मूवमेंट है। पैसिव मूवमेंट के लिए सोडियम पोटेशियम गेट्स हैं, जिनको सोडियम पोटेशियम चैनल्स भी कहते हैं, जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं, जो कि एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की किस्म है। दूसरे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं उनको पंप्स कहा जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आइंस को मूव करते हैं और जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, एटीपी रिक्वायर होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। हम देखेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। बेसिकली हम इस टॉपिक में देखेंगे कि बाहर न्यूरोलीमा के बाहर पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है और न्यूरोलीमा के अंदर नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, और इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को मेंटेन्ड कैसे रखा जाता है अक्रॉस ए बैरियर, अक्रॉस ए न्यूरोलीमा। तो फर्स्ट स्टेज इज सोडियम एंड पोटेशियम आइंस। स्टूडेंट्स, सोडियम आइंस अंदर वाले सोडियम आइंस की निस्बत 10 गुना ज़्यादा बाहर होते हैं, 10 फोल्ड या 10 टाइम्स ग्रेटर होते हैं आउटसाइड द न्यूरॉन, आउटसाइड द न्यूरोलीमा। और जो पोटेशियम आइंस हैं वो बाहर की निस्बत अंदर 20 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। अब आप सोचेंगे कि पोटेशियम अंदर 20 टाइम्स ज़्यादा है, सोडियम बाहर 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये अंदर पोटेशियम नहीं आ गया। बेसिकली इससे आगे हम चल के देखेंगे कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहे हैं। वो सोडियम को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनसाइड से आउटसाइड निकाल रहे हैं और पोटेशियम को आउटसाइड से इनसाइड निकाल रहे हैं। ये सोडियम और पोटेशियम पंप है। ये देखिए, ये पोटेशियम पंप जो है ये दो पोटेशियम आइंस को मेम्ब्रेन के अंदर मुंतकिल करेगा। इसी दौरान जो सोडियम पंप है वो 3 सोडियम आइंस को मेम्ब्रेन से आउट ट्रांसपोर्ट करेगा। सो फॉर ईच 2 पोटेशियम्स 3 सोडियम आइंस आर पम्प्ड आउट, राइट। सो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम होता चला जाएगा, क्योंकि 2 पोटेशियम दिए जा रहे हैं और 3 सोडियम दिए जा रहे हैं। हर 2 पोटेशियम के लिए 3 सोडियम, तो एक वक्त के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज की जो मिकदार है वो बाहर बढ़ती चली जाएगी। दूसरा यहाँ पे लीकेज ऑफ पोटेशियम आइंस, दूसरी चीज़ जो है पोटेशियम आइंस पैसिवली लीकेज कर रहे होंगे। स्टूडेंट समझ लें, ये जो न्यूरोलीमा है, ये जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तमाम आइंस के लिए, सोडियम, क्लोराइड और बाकी जो ऑर्गेनिक आइंस हैं उनके लिए इम्परमिएबल है और पोटेशियम आइंस के लिए स्लाइट परमिएबल है। तो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो बहुत सारे पोटेशियम आइंस पोटेशियम गेट्स या पोटेशियम चैनल्स के थ्रू ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आइंस हो रहा होगा, मींस वो रिमूव आउट हो रहे होंगे, पैसिवली मूव कर रहे होंगे बाहर, तो इसको बोलते हैं लीकेज ऑफ पोटेशियम आइंस। लीकेज का मतलब होता है पैसिवली मूव करना। तो पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, इस वजह से भी बाहर पॉजिटिव चार्ज आइन ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है वो है नेगेटिव ऑर्गेनिक आइन। जो न्यूरॉन है इसकी मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक आइंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें प्रोटीन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज आइंस एंड ऑर्गेनिक एसिड्स जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, वो सेल के अंदर वाली साइड पे ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज। ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ड्यूरिंग दिस potential there is no conduction of the impulse, so we say that this is the resting membrane potential। जैसे कि मैंने कहा, वोल्ट मीटर लगाएं, एक माइक्रो इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करें और चेक करें तो अंदर कितना वोल्टेज है, -70 मिली वोल्ट या -0.07। इसके बाद है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्यूरिंग विच ए नर्व इम्पल्स इज बीइंग कंडक्टेड इज कॉल्ड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल। नर्व इम्पल्स इनिशिएट कैसे होती है? जब कोई थ्रेश होल्ड स्टिमुलस टच करता है। मिसाल के तौर पे इतनी लाइट जो हमारे ब्रेन तक मुंतकिल हो सके उसे थ्रेश होल्ड स्टिमुलस, कम से कम मिनिमम कैपेसिटी ऑफ ए स्टिमुलस विच कैन इनिशिएट ए नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड थ्रेश होल्ड स्टिमुलस। वो स्टिमुलस जो एक नर्व इम्पल्स पैदा कर सकता हो उसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। तो जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लगेगा तो एक नर्व इम्पल्स इनिशिएट होगी और वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगी।
इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अब आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझ आ गया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करती हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आयंस मूवमेंट, ये जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं जो ही नर्व इम्पल्स इनिशिएट होती है या मुंतकिल होती है। बेसिकली नर्व इम्पल्स एक हिस्से पे शुरू हुई और वो फिर आगे ट्रांसमिट करती चली जा रही है। जहाँ पे शुरू हुई वहाँ पे क्या हुआ? एक डीपोलराइजेशन हुई। पहले बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज था। अब जब सोडियम गेट्स ओपन हुए ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जिस एरिया में नर्व इम्पल्स इनिशिएट हुई वहाँ पे सोडियम गेट्स ओपन अप हो गए। जब सोडियम गेट्स ओपन अप हुए तो सोडियम ने पैसिवली रशिंग इन डिफ्यूजन शुरू कर दिया, बाहर से अंदर आना शुरू कर दिया, जिससे डीपोलराइजेशन होगी। वो जो एक पोलराइज्ड थे वो डीपोलराइजेशन होगी। थोड़ी देर के बाद अब पोटेशियम गेट्स ओपन हुए तो पोटेशियम ई फ्लक्स शुरू हो गया, पोटेशियम की आउटवर्ड मूवमेंट शुरू होगी, जिससे रीपोलराइजेशन। अगर एमसीक्यू आपसे पूछा जाए कि डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। और रीपोलराइजेशन किस वजह से होती है? ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। तो स्टूडेंट्स ये काम सारा एक मिली सेकेंड 10-3 सेकेंड्स, एक सेकेंड के 1000वें हिस्से में होता है। और उसके बाद चार्जेस को रीस्टोर करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप्स। यानी जो नर्व इम्पल्स है, जो एक्शन पोटेंशियल, ये पैसिवली होता है कंट्रोल, और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको मेंटेन करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप्स, राइट। आगे हम देखेंगे, ये एक मैंने न्यूरोलीमा दिखाया है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, इसके अंदर 2 चैनल्स दिखाए हैं। ये वाले हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सोडियम पोटेशियम गेट्स हैं जहाँ से पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। ये सोडियम पोटेशियम पंप्स हैं जहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब नर्व इम्पल्स मुंतकिल हो रही है तो दोबारा से हम अगर चेक करें, न्यूरॉन के अंदर रखें एक माइक्रो इलेक्ट्रोड और एक माइक्रो इलेक्ट्रोड बॉडी के किसी दूसरे पार्ट पे रखें, तो हमें जो दिखाया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा +50 मिली वोल्ट या 0.05 वोल्ट दिखाया जाएगा, जिसका मतलब है कि अंदर ज़्यादा पॉजिटिव है। और अंदर ज़्यादा पॉजिटिव आने की रीज़न मैंने आपको बता दी, सोडियम्स जो हैं वो अंदर मूव करते हैं और पोटेशियम बाहर, जिसकी वजह से ये, तो ये जो डायग्राम है ये आपको दिखा रही है कि बाहर सोडियम ज़्यादा और अंदर सोडियम कम ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अंदर पोटेशियम ज़्यादा और बाहर कम ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये जो एक ग्राफ दिखाया गया है, इधर है टाइम और यहाँ पे है वोल्टेज, -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट होएगा, सॉरी, -70 + 50 मिली वोल्ट, 0 मिली वोल्ट। तो जब ये जो स्टेज है इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन, और ये जो स्टेज है दिस इज़ द रीपोलर एंड दिस इज़ हाइपर पोलराइजेशन। बेसिकली होता क्या है, जब सोडियम गेट्स ओपन होते हैं, जब नर्व इम्पल्स शुरू होती है, सोडियम गेट्स बाहर से अंदर आना शुरू होते हैं तो डीपोलराइजेशन होती है। ये +50 मिली वोल्ट तक ले जाती है, अंदर ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। और फिर जब पोटेशियम का ई फ्लक्स शुरू होता है, पोटेशियम गेट्स ओपन होते हैं, पोटेशियम अंदर से बाहर जाना शुरू करते हैं, तो फिर रीपोलराइजेशन, फिर दोबारा से बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, यानी दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाहर आना शुरू होता है, रीपोलराइजेशन। लेकिन इतने ज़्यादा सोडियम अंदर और पोटेशियम बाहर चले जाते हैं कि ये ज़्यादा जो है वो हाइपर पोलर, यानी -70 मिली वोल्ट से आगे चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड भी बोलते हैं। दोबारा रिफ्रैक्शन होगी और दोबारा से -70 मिली वोल्ट हासिल कर लीजिएगा। ये डायग्राम मैं आपको बता चुका हूँ। व्हेन 2 पोटेशियम मूव इन, 3 सोडियम्स मूव आउट, ड्यू टू विच द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन सेल इज़ मोर पॉजिटिव, इनसाइड इज़ मोर नेगेटिव। यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज़ दैट एरिया फ्रॉम वेयर द नर्व इम्पल्स इज़ बीइंग कंडक्टेड। स्टूडेंट्स, एक टॉपिक है साल्टेटरी इम्पल्स। साल्टेटरी का मतलब होता है जंपिंग। अगर नर्व इम्पल्स रैपिडली या जल्दी मूव करवानी तो इसके 2 तरीके हैं। एक साल्टेटरी इम्पल्स, साल्टेटरी इम्पल्स मीन एक ऐसा न्यूरॉन जिसके इर्द गिर्द माइलिन शीथ होती है। ये माइलिन शीथ की वजह से ये नोड्स बनते हैं जिनको नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। ये बीच में श्वान सेल है, तो एक नोड ऑफ रैनवियर से अगले तक जंप करके, उससे अगले तक जंप करके इसको साल्टेटरी इम्पल्स कहते हैं। इसकी वजह से नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। हमें मालूम है कि जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हैं इनके एक्सॉन्स माइलिन शीथ में लिपटे होते हैं और साल्टेटरी इम्पल्स मुंतकिल करते हैं, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या एसोसिएटिव जो न्यूरॉन्स हैं उनके बाहर ये माइलिन शीथ नहीं होती। उसकी रीज़न ये कि एसोसिएटिव न्यूरॉन से फास्टली नर्व इम्पल्स मुंतकिल करना ही नहीं होती। क्यों नहीं करना होती? क्योंकि वहाँ पे नर्व इम्पल्स को स्लोली गुजरना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेसिंग करनी है, इंटरप्रिटेशन करनी है और एक रिस्पॉन्स पैदा करना है। स्पीड ऑफ इम्पल्स, अच्छा मैंने बताया कि 2 है, एक साल्टेटरी इम्पल्स, दूसरा मेथड है कि ये जो एक्सॉन है इसका डायामीटर बढ़ा दिया जाए। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनका एक्सॉन्स का डायामीटर बड़ा होता है। डायामीटर बड़ा होगा तो उससे भी इम्पल्स ज़्यादा मुंतकिल होगी।
स्पीड ऑफ इम्पल्स, जो एवरेज स्पीड ऑफ इम्पल्स है वो 100 मीटर पर सेकंड है, ये वेरी करती रहती है 1 to 100 मीटर पर सेकंड, और जो मैक्सिमम स्पीड नोट की गई है वो 120 मीटर पर सेकंड है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक नर्व इम्पल्स, जिसमें हमने देखा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।